उसके पास ये ना हो कि मैं क्या करूं, बल्कि ये हो कि मैंने इतनी चीज़ें सीख ली या मुझे इतना कुछ आ गया है कि अब इनमें से जो भी मेरे आसपास के वातावरण से या जो मैं अच्छी तरह से कर सकता हूँ मैं उसे करूँ, इस तरह का शिक्षा का वो हो। तो ऐसा था। मैं अरविंद कुमार इस चैनल पर अपने कुछ विचार रखता हूँ। ये विचार मेरे अंदर कहाँ से आए, कैसे आए, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं मेरे जीवन से। आज मैं आपको अपने जीवन के बारे में कुछ बताता हूँ। किसी भी मनुष्य को अपने जीवन के बारे में दो तरह से पता होता है। जो उसका बचपन होता है 4-5 वर्ष तक का, उससे पहले की घटनाएं उसे बताई जाती हैं और उसके बाद की घटनाएं उसे याद रहती हैं। उसमें भी जो 8-7 साल के 8-10 साल की घटनाएं होती हैं, वह अगर उन्हें बार बार रिपीट करता है, बार बार दोहराता है तो याद रहती हैं, अन्यथा उन्हें भी अधिकांशतः भूल जाता है। तो जो मुझे मेरे माता पिता या दूसरों ने बताया उसके आधार पर मैं बचपन से और फिर अपने आधार पर अपने जीवन के बारे में बताता हूँ। मेरा जन्म 9 जून 1976 को हुआ। जन्म का समय जो बताया गया वो लगभग 10:15 बजे का था। जो हिंदी कैलेंडर के अनुसार देखें, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी है, 2033 संवत है। उसके बाद जब मैं 9 माह का था तो मुझे नमूनिया हुआ था और नमूनिया इतना भयंकर हुआ था कि मेरे बचने की कोई भी आशा नहीं थी। मेरे घर वाले बहुत परेशान थे। मेरी मम्मी मुझे पास के कस्बे में लेकर गई तो डॉक्टर के वहाँ पे लाइन लगी थी, लेकिन मेरी मम्मी रो रही थी। डॉक्टर साहब ने मेरी मम्मी को देखकर उन्हें बुला लिया और मुझे देखने लगे। तो उन्होंने तभी मुझे 2-3 इंजेक्शन लगा दिए और वहीं लेटा लिया। दूसरे के मरीजों को देखते रहे, बीच में से मुझे देखते रहे और शाम तक उन्होंने 1-2 इंजेक्शन और भी लगाए, दवाई दी जो भी थी। और शाम तक मेरे स्वास्थ्य में कुछ सुधार आया और फिर दवाई देकर मुझे ले आए। मेरी मम्मी ने बताया कि मेरी हालत ऐसी थी कि उन्हें लग रहा था कि मैं नहीं बचूंगा, लेकिन उसके बाद मैं स्वस्थ हुआ। और उसके बाद जब मैं लगभग 1 वर्ष का था तो मैं अपनी मम्मी से दूध के लिए बोल रहा था। मम्मी के पास लोटा हुआ था और उनसे दूध के लिए बोल रहा था। तो मम्मी ने मुझसे कहा कि नहीं बेटे, देखो अच्छी बात नहीं है, इतने बड़े हो गए हो, अब दूध नहीं पीते, आप आराम से लेट जाओ। तो बताती हैं कि मैंने करवट ली, दूसरी तरफ मुंह किया और आराम से लेट गया। और उसके बाद कभी भी मैंने अपनी मम्मी से दूध के लिए नहीं कहा। उसके बाद जब मैं कक्षा 3 में था तो गांव में ही प्राइमरी में पढ़ता था। उस प्राइमरी स्कूल में जो वहाँ अध्यापक थे वो पापा जी को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। एक दिन जब मैं उनसे कुछ कह रहा था तो मैंने उनकी कुर्सी को पकड़ा हुआ था। तो उस दिन उन्होंने मुझसे कहा था कि अरविंद, कभी भी अपने से बड़ों को या सम्मानित व्यक्ति जो भी जहाँ भी कहीं बैठे हों उससे अलग होकर खड़े होते हैं, उस पर ऐसे नहीं पकड़। उसके बाद मैं प्राइमरी से इंटर तक भी पढ़ा। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं किसी अध्यापक की कुर्सी या मेज़ का सहारा लूँ या उन्हें पकड़ूँ। आज भी मुझे ये चीज़ बहुत अजीब लगती है, जैसे मन में कुछ गहराई से लिख दिया गया हो। जब मैं लगभग 6-7 वर्ष का रहा होऊंगा तो मैं कुछ बचपन से ही थोड़ा एकांतवासी था। और कारण क्या था ये तो नहीं पता, लेकिन मैं भगवान शिव को मानता था और ऐसा महसूस करता था कि वो शायद मेरे साथ हैं। और मुझे अधिकांशतः ऐसे स्वप्न दिखते थे जिसमें एक पात्र मैं होता था और एक भगवान शिव होते थे। और ये 6-7 वर्ष का था तब से मैं ऐसे देखता था। और ये मैं लगभग
10-11 वर्ष की अवस्था तक मैं इस तरह के स्वप्न देखता रहा था। और ये हफ्ते में 1-2 दिन भी हो जाता था कि जब मैं सोता था, भगवान शिव का ध्यान करता था और मैं एक पात्र मैं होता था और एक भगवान शिव, इस तरह के 2 पात्रों को मैं स्वप्न देखता था। लेकिन जब मैंने कुछ पुस्तकों में पढ़ा या दूसरों से जाना, कुछ इस तरह पता चला कि शिव निराकार हैं। शिव निराकार हैं, शिव का कोई आकार नहीं है, उन्हें देखा नहीं जा सकता। तो ये बात शायद मेरे मन में धीरे धीरे बैठने लगी और मुझे शिव जो निराकार हैं वो मेरे अंदर हैं, मैं ऐसा मानता था। और इसी तरह की मैं सोच रखता हूँ अपनी। उसके बाद स्वप्न दिखने बंद हो गए और ये 5-6 महीना में एक बार या 1-2 साल में एक बार, अब तो कई वर्ष हो गए, इस तरह से कई वर्ष हो गए इस तरह के नहीं दिखते। ये 1987 की बात होगी। उस समय पर गाँवों में दूध दही का भरपूर चलन था और चाय जैसी चीज़ गाँव में ऐसी नहीं थी। तो सुबह को दही लेते थे सभी और शाम को दूध। लेकिन कक्षा 6 में जो एक अध्यापक थे, उन्होंने कहा था कि चाय का चलन अब बढ़ता जा रहा है और चाय स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होती, चाय हमें नहीं पीनी चाहिए। और अब ये गाँवों में भी चाय पीना शुरू कर दिया है, ये ठीक नहीं है। तो उस दिन की ये बात मुझे ऐसे ध्यान है कि आज भी मैं चाय नहीं पीता। कहीं बहुत मजबूरी हो, कहीं मना नहीं कर सकते, बहुत मजबूरी हो, जात ना हो तो वहाँ पीनी पड़ जाए, अलग बात है। लेकिन अपनी इच्छा से या जहाँ मैं मना कर सकता हूँ वहाँ मैं चाय नहीं पीता। कक्षा 6, 7, 8 में एक पुस्तक थी, हमारे पूर्वज। जब वह पुस्तक आती थी तो पहले मैं उसे पढ़ता था और कई बार पढ़ता था। और ऐसी कोई भी पुस्तक हो जिसमें हमारे पूर्वज, यहाँ हमारे प्राचीन ऋषि मुनि हों या कोई भी जिनका कि भाई तब से 10, 20, 50 हज़ार 10, 20 ऐसे कोई भी चरित्र हों जो अब से 5-10 हज़ार वर्ष पुराने रहे हों या जिनके बारे में पुरानी घटनाएं लिखी जाती हैं, वह मुझे बहुत आकर्षित करते थे। और मैं उन्हें पढ़ता था और एक चीज़ सोचता था कि जिस समय की ये घटना है या हम जिसे पढ़ रहे हैं, उसके सिवाय भी तो उस समय पर बहुत से लोग रहे होंगे। हो सकता है लाखों में रहे हों या करोड़ों में भी रहे हों। तो एक ये ही ऐसा पात्र क्यों है कि हम इसे पढ़ रहे हैं? कुछ चीज़ इसे अलग करती है कि आज हम इसे पढ़ रहे हैं। ये चीज़ मैं हमेशा समझने की कोशिश करता था। जब भी मैं पुस्तक पढ़ता था उसे एक कहानी के रूप में ना पढ़ के उसे चिंतन के रूप में पढ़ता था कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये क्यों हो रहा है। इस तरह से मैं पुस्तकों को पढ़ता था। कभी भी किसी ने मुझसे कुछ भी सलाह के रूप में कहा हो तो वे मेरे मन में एकदम से गहराई से बैठ जाते। मेरी जो मम्मी, उन्होंने कहा कभी भी हमें अपशब्द या गाली नहीं देनी चाहिए या लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। उस दिन से आज तक मेरे ध्यान में नहीं कि मैंने किसी को अपशब्द कहा हो, किसी को कोई गाली दी हो, अपशब्द करा हो या किसी पर हाथ भी उठाया हो। लड़ाई झगड़ा मैंने कभी किसी से नहीं किया। ये मैं ऐसा जानबूझकर करूं या ना करूं ये नहीं, ये होता ही नहीं। ये सन 1991-92 की बात है। तो मुझे मेरे सामने कुछ प्रश्न थे, जैसे हिंदी में या इंग्लिश में निबंध थे बेरोजगारी के। जब हम उन्हें पढ़ते हैं बेरोजगारी के निबंधों को, तो उनमें जो कारण है उनमें एक कारण था हमारी शिक्षा प्रणाली। ये चीज़ मुझे बहुत अजीब लगती थी कि हम पढ़ रहे हैं, हमने अपना समय दिया, हम 10 साल 15 साल हम पढ़ते हैं और हम जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं उसे ये बताया जा रहा है कि ये दोषपूर्ण है। जब हम पढ़ते हैं कि बेरोजगारी की समस्या क्या है, तो उसमें बेरोजगारी की जो मुख्य समस्या है वो हमारी शिक्षा प्रणाली है। तो ये बात मुझे बहुत अजीब लगती थी। मुझे ऐसा लगता था कि कोई बीमार है और उसे दवाई चाहिए
अब हम डॉक्टर के जाते हैं तो डॉक्टर ने हमें देखा कि अच्छा बीमारी है, हाँ, तो उसने फिर दवाइयों की तरफ देखा और 2-3 गोली उठाई और हमें दे दी। तो उसने कहा कि ये दवाई ले जाओ, देख लो ठीक हो जाए तो उनसे पूछा कि क्या ये ठीक नहीं करेंगे? उसने कहा कि मुझे नहीं पता, पर ये दवाई है और तुम बीमार हो, ये दवाई है और तुम बीमार, तुम इन्हें खा लो, हो सकता है ठीक हो जाए, हो सकता है ना हो, तो क्या हम उस दवाई को लेंगे? ऐसे ही मुझे शिक्षा लगती थी कि शिक्षा हमें क्यों चाहिए, शिक्षा क्यों चाहिए? रोजगार के लिए। लेकिन ये शिक्षा प्रणाली है, इसे हम पढ़ रहे हैं क्योंकि ये शिक्षा प्रणाली है, ये हमारे रोजगार की समस्या को दूर करेगी या नहीं करेगी हमें नहीं पता, ना अध्यापक को पता, ना सरकार को पता, ना किसी को पता। बल्कि कहते हैं कि ये दोषपूर्ण है, ये इस समस्या को दूर नहीं करती, फिर भी हम इसे लें, पर हम उसे लेते हैं। इस तरह से दिमाग में आता था। और एक दिन मैंने अपने अध्यापक से एक प्रश्न कर दिया कि सर, हमें 10-11 साल पढ़ते हुए होगी, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसके बाद हम क्या बन जाएंगे, हमें क्या चीज़ आ जाएगी, हम क्या कर सकेंगे? इस तरह से जब मैंने उनसे प्रश्न किया तो पहले उन्होंने कहा कि अरविंद बैठ जाओ, और उसके बाद उन्होंने इस तरह से जवाब दिया कि देखो, ये शिक्षा प्रणाली आज से नहीं चल रही, बहुत दिन से चल रही है, और जो सरकार है वो कोई पागल नहीं है जो उसने चलाई हुई है, और जो देश के अंदर इतने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो भी पागल नहीं है, वो पढ़ रहे हैं किसी कारण से तो पढ़ रहे होंगे, जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं वे सब ऐसे ही नहीं पढ़ा रहे। ये शिक्षा प्रणाली सही है, इसे पढ़ते रहो। यह उत्तर मुझे उचित नहीं लगा और मैं इस बारे में सोचने लगा कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पढ़ने के बाद हम क्या हो जाएंगे। जिन्होंने एमए कर लिया, बीए कर लिया, मैं उनसे भी पूछता था कि अब क्या करोगे, तो उनके सामने कोई वही नहीं था कि वो क्या करेंगे। तो ये चीज़ मुझे अजीब लगती थी और इससे मेरा मन हटता गया। इंटर के बाद मैंने कोई पढ़ाई नहीं की और मेरे मन में ये था कि इसे बदला जाए, इस शिक्षा जो प्रणाली है इसे बदला जाए और इसकी जगह हमें सोच समझकर एक उचित शिक्षा की व्यवस्था करी जाए, जिसका मुख्य उद्देश्य मनुष्य को आत्मनिर्भर करना हो। जब अब कोई भी बच्चा पढ़ने के बाद वह जब पढ़कर बाहर आए तो उसके पास सैकड़ों नहीं हजारों चीज़ें हों करने के लिए, वो कुछ भी कर सकता है। हमारी शिक्षा इस तरह की होनी चाहिए। और मैं इसके बारे में सोचता रहा। ये अब से 30 साल पहली बात है और मेरे अंदर थोड़ा हेजिटेशन था, एकांतवास होने के कारण मैं हेजिटेशन रहता था, मैं खुलकर अपनी बात नहीं कह पाता था। तो मुझे काफ़ी दिन ये सोचने में निकल गए कि क्या किया जाए। उसके बाद 96, 97, 98 इन सालों में मैंने कई बार इस तरह किया था कि गांव से मैं दिल्ली गया और दिल्ली बहुत से मंत्रियों के मैं घर वहाँ पे गया और उनसे मिलने के लिए, उनसे बात की जाए। मैं यहाँ से जाता था तो मुझे उसी दिन शाम को वापस आना होता था। मेरे पास बहुत पैसे नहीं थे, कुछ सामान लाया ना करने में कुछ बचते थे, तो जैसे वो इकट्ठे होते थे तो मैं दिल्ली चला जाता था। दिल्ली में भी उस समय किराया एक ये था कि यहाँ के 2 रुपये, यहाँ के 3, 4, 5 इस तरह किराया था। तो मैं कश्मीरी गेट पे जब उतरता था तो वहाँ से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन तक पैदल जाता था, क्योंकि वहाँ से शायद 1 रुपया कम लगता था। वहाँ से बैठता था और जो 12 खंबा रोड पर टाइल स्टाइल मार्ग है वहाँ उतर के फिर मैं अशोका रोड जाता और सारे इनमें घूमता था। तो मैंने कई जहाँ भी नाम देखता कौन है किससे मिलने की कोशिश, मैं किसी से नहीं मिल सका। उसमें जब मैं वहाँ जाता था तो मैं कहता था कि मुझे मंत्री जी से मिलना है या किसी से, तो वो पूछे क्या काम है, तो मैं उनसे कहता था कि मुझे इस तरह बात करनी है कि जो भारत की शिक्षा प्रणाली है ये इसके बारे में बात करनी है, ये सही नहीं है। तो वो मेरी तरफ को देखते थे, वो क्या उन्हें लगता था क्या बात कर रहा है, और कहते थे वो यहाँ नहीं है, तुम जाओ। कहाँ से आए हो?
कि ऐसे ऐसे गाँव से सीधे अपने गाँव चले जाओ। इस तरह मैं 2-3 साल तक इस तरह घूमता रहा कि कोई मिलेगा। इसमें एक दिन पता चला कि मुलायम सिंह यादव के बारे में पता चला कि कृष्ण मेनन मार्ग पे 2 नंबर कोठी है, वहाँ पे वो रहते हैं। मैं पूछता हुआ बसों से वहाँ गया और वहाँ देखा तो उस पर लिखा हुआ था कि शायद सोमवार या बृहस्पति 2 दिन लिखे थे सप्ताह में, इस दिन वो सुबह को 9 बजे तक मिलते हैं। मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था कि उस समय से पहले पहुँचना, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करके एक दिन उस समय से पहले वहाँ पहुँचा और उनसे मैं मिला भी। और उनसे मैं जब बात कर रहा था तो उनसे मैंने बात भी की, लेकिन कुछ मेरी ऐसी अवस्था थी और मेरे अंदर हेजिटेशन भी थी, ये भी था। ये कारण रहा होगा कि वहाँ भी कोई ऐसी बात सुनी नहीं गई। और उन्होंने कहा कि जो भी तुम्हारे पास वो है उसे सुबह लिख के लेकर आना, लिख कर लेकर आओ और तब यहाँ आना। मैं वहाँ से चला आया और उसके बाद आने के बाद मैं काफ़ी सोचने लगा कि क्या हो। तो मुझे ऐसा लगा कि उस स्थिति में मुझ में अंतर बहुत ज़्यादा है। वो जो सुनेंगे वो एक लेवल से सुनेंगे, मुझे नहीं सुनेंगे, कोई नहीं सुनेगा। और मैंने वहाँ जाना बंद कर दिया। इसी क्रम में आगे चलकर 2010 में मैंने 4-5 पेज इसके बारे में लिखे थे और मैं दिल्ली पूछता हुआ राहुल गांधी के मकान पर, तुगलक लेन है उधर, वहाँ गया। उनके वहाँ पर एक लेटर देकर आया 4-5 पेज का शिक्षा पद्धति के बारे में, और उनसे मिलने की इच्छा भी लिखवा कर आया। तो 1-1.5 महीना बाद मेरे पास फ़ोन आया कि आप उनसे मिलना चाहते हैं। उनके हाँ मिलना चाहता हूँ, कि आप अकबर रोड पर आ जाओ। अकबर रोड पर ये एड्रेस है, अपना पहचान पत्र लेकर कोई भी, और आप यहाँ आ जाओ। मैं वहाँ भी उनसे मिलने गया, उन्हें मैंने लिखित में वो चीज़ दी, उनसे बात भी की, लेकिन कोई और नहीं हुआ। फिर सरकार बदली तो जब 2014 में प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, तो मैंने 2-3 मेल इस तरह की डाल दी कि कोई भी चीज़ आप करते हैं तो उसमें शिक्षा प्रणाली को देखें और इसमें कुछ करें। इसका उद्देश्य होना चाहिए कि जब कोई भी बच्चा शिक्षा प्राप्त कर ले, उसके बाद उसके पास ये ना हो कि मैं क्या करूं। शिक्षा के बाद उसे कुछ आना चाहिए, कुछ वह होना चाहिए, नौकर नहीं, दूसरों पर निर्भर नहीं। पढ़ने के बाद, बहुत कुछ पढ़ने के बाद भी अगर उससे पूछा जाए कि तुम क्या कर सकते हो, तो वो कुछ नहीं कर सकता। उसके सामने कुछ भी करो, भाई तुम कुछ करो, नहीं कर सकता। उसे लगभग 14-15 अगर हम देखें तो उस समय पर भी कक्षा 1 में बच्चे का प्रवेश होता था और बीए करने में उसे 15 साल या एमए करने में 17 साल हो जाती थी। और उसके बाद उससे पूछे तुम क्या करोगे, तो वो कुछ नहीं कर सकता था। उसके सामने वो करे क्या? उसकी मानसिकता को ऐसा बना दिया गया कि उसे अब नौकर बनाओ, उसे कहीं नौकरी दो, वरना वो कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ 2 जीवन के केवल 2 उद्देश्य रह जाते थे, नौकरी और विवाह, बस यहाँ सीमित कर देती है। जबकि ये जीवन की इतनी महत्वपूर्ण चीज़ नहीं होती। जीवन की जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो जीवन को जीना होता है, मुझे ऐसा लगता था। और हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या बना दी गई है कि जब बच्चा स्कूल जाता है उस समय से उसके दिमाग को इस तरह किया गया तुम्हें नौकर ही बनना है, सरकारी या प्राइवेट। प्राथमिक सरकारी है, नहीं तो प्राइवेट, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, नौकर ही बनोगे, ऐसी मानसिकता बना दी गई। और आज भी यही बनाई जा रही है और इससे देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, क्योंकि कितने नौकर और कहाँ नौकर रखे जाएं। शिक्षा के बाद उसके पास ये ना हो कि मैं क्या करूं, बल्कि ये हो कि मैंने इतनी चीज़ें सीख ली या मुझे इतना कुछ आ गया है कि अब इनमें से जो भी मेरे आसपास के वातावरण से या जो मैं अच्छी तरह से कर सकता हूं मैं उसे करूं। इस तरह का शिक्षा का वो हो, तो ऐसा था।